हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके एग्ज़ाम ओरिएंटेड में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे टेंथ का बिहार बोर्ड मैथ का सलूशन देखेंगे। मैथ का जो आपका 17 तारीख को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका हम 100 का 100 क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। आप अपना मिलाकर ज़रूर मुझे बताएं कमेंट में कि आपका कितना नंबर आ रहा है और आप कौन सी सब्जेक्ट का आप चाहते हैं वीडियो, आप ज़रूर करें। इसके बाद आप अगर इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको पूरे पॉलिटेक्निक का कंटेंट मिलने वाला है। तो जितने भी टेंथ का बच्चा है वो सारे के सारे पॉलिटेक्निक जहाँ पॉलिटेक्निक का जरूर फॉर्म भरें और पॉलिटेक्निक का तैयारी करें, क्योंकि आपको ट्वेल्थ का भी आपका एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता है, एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। यानी कि ट्वेल्थ आपको इसी पॉलिटेक्निक के अंदर हो जाएगा और आपके टेक्निकल डिग्री आपके पास आ जाता है। इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपका कितना नंबर आया है। चलिए हम देखते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। चलिए तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। ये सभी लोग पढ़े होंगे आप कि एक आपका हो जाता है। अगला 2 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की बात करते हैं तो जो बाहर निकल जाएगा, यहाँ 5 निकल के बाहर आ जाएगा, 5 आपका हो जाएगा। बाकी सब रूट में है और परिमेय संख्या कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो रूट से बाहर नहीं आएगा, इसको आप काटेंगे 1/√3 आ जाएगा, तो इसलिए ये जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला आप क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, पी और क्यू की आभास संख्या है, तो दोनों में कोई भी फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ मात्र एक फैक्टर कॉमन हो जाएगा, इसीलिए महसा इसका ये हो जाएगा एक। इसके बाद अगला देखेंगे 18 और 72 का। अगर आप देखेंगे महसा, तो 18 और 72 में सबसे बड़ा फैक्टर 18 है, तो 18 आपका आंसर हो जाएगा। अगला 7 में देखेंगे √12 का परिमीकरण करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे √12 से, तो इसमें 4 रूट अंडर, इसको 4 × 3 कर सकते हैं आप। 4 × 3 का 4 का बाहर निकल जाएगा, 2√3 आपका आंसर हो जाएगा, तो आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि p धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम संख्या क्या होगा। अगर 2p होगा, इसमें आप p की जगह पर कुछ भी धनात्मक पूर्णांक रखें, हमेशा सम आ जाएगा, बाकी सब भी सम है। अगला 9 में देखिए, 9 में निम्नलिखित में से जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है, जिसमें दशमलव प्रसार शांत उसी का हो सकता है जिसका p/q, यानी कि p/q का q का मान जिसका आ सकता है 2n एंड 5m। तो 5m यानी कि 2 और 5 होना चाहिए डिनोमिनेटर में, कहने का अर्थ ये है। तो आपको देख लीजिए कि इसमें आ जाएगा, इसमें तो आ नहीं रहा। ठीक है, एस 80 में जो है ना 1685, इसमें मात्र 2 4 बार आएगा और 5 1 बार आएगा। ठीक है, तो यही आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला 9 नंबर देखिए, सॉरी 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत देखिए, अशांत इसका आ जाएगा, बाकी सबका 2 और 5 ही है, सिर्फ ये आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला देख सकते हैं आप 11 नंबर में 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। अगर 64 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए आप, 64 में आपका 6 आ जाएगा, ये नहीं होगा, आपका 6 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 में महत्तम, अगर पी और क्यू का देखेंगे, पी और क्यू का महत्तम और लघुत्तम का बराबर किसका होता है। तो दोनों संख्या पी और क्यू के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि कह सकते हैं पी और क्यू का लघुत्तम और महत्तम जो है ना, पी गुने क्यू बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप जानते होंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम गुने महत्तम होता है। 13 में है किसी भी बहुपद की घात कौन सी होगी। किसी बहुपद की घात अगर देखेंगे तो ये होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता, ऋणात्मक कभी भी नहीं होता, तो ऋण नहीं होगा, ये नहीं होगा, भिन्न संख्या नहीं होगा, यानी कि पूर्ण संख्या इसमें हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं होगा, पूर्ण संख्या होगा। ऋणात्मक कभी भी नहीं होता है। ठीक है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। 14 बहुपद इतना इतना के आरेख अगर देखेंगे तो ये पैराबोलिक होगा। ठीक है, ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगला देखिए 15 में इतना और इतना के बहुपद की संख्या अगर बताते हैं शून्यांक 2 और 8 है, तो बहुपद की संख्या कितनी होगी। बहुपद की संख्या अगर बात करते हैं तो आपका यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, बहुपद की संख्या 1 आएगा। अगला देख लीजिए, द्विघात बहुपद किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि 2 और 6 है तो उसका कौन सा होगा। आप देख सकते हैं, यही आपका सेटिस्फाइड कर जाएगा, डी नंबर आंसर। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला है आपका 17 में द्विघात बहुपद इतना कि शून्यांक होगा, इसमें आप दो भाग में फैक्टर करेंगे तो 11 गुने 11 × 5 = 55 आ जाएगा। ठीक है, 11 और 5 यानी कि -11 -5 आएगा, दोनों ऋणात्मक होगा, ए नंबर सही है। 18 के देखिए, इतना बहुपद के अगर शून्यांक व्युत्क्रम है तो के का मान कितना होगा। आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा, दोनों को अल्फा मानिए, 1/α मानिए, तो यानी अल्फा इंटू 1/α इक्वल टू जो हो जाए सी बाई ये होता है, यानी कि तो सी तो -k है, k/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कट ही गया आपका, यहाँ पे -2 आंसर आ जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए 19 में इतना का इसमें यदि पी एक्स
यदि पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 का 12, तो पी वन का मान अगर रखेंगे आप इसमें, तो इसमें रख दीजिए 1 रखिएगा, तो 1 5 और 6 आ जाएगा, 6 में से 12 गया, हमारा -6 आ गया, आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 20 नंबर। यदि युग्म का इतना इतना का हल अगर करेंगे, इस दोनों को हल करेंगे तो कितना हल आएगा। देखिए आप इसमें इसका हल करके देख लीजिए, कितना युग्म का कोई हल नहीं होगा, तो इसमें देख लीजिए 2/12, ठीक है, 2/12, इसके बाद 4/6, देखिए कितना आ रहा है, 2/12 करेंगे 1/6 आएगा, जबकि ये 2/3 आएगा। ये दो पहला ही बराबर नहीं है, इसका मतलब मात्र एक हल होगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, एक हल होगा। इसके बाद 21 का के 21 मान के लिए इतना इतना संपाती होगा। संपाती तब होगा जब ये दोनों सेम हो जाएगा, यानी कि आप देख सकते हैं इसमें 9 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, वाई के बगल में यहाँ पे के है, के का मान कितना आ गया 6 आ गया, तो 6 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला है 22 में, यदि इतना है, ये देखिए ये किसका है, तो इसमें अनंत हल होगा, उसका हो जाएगा सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, अनंत हल होगा। अगला देख सकते हैं 23 का निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समीकरण है। अगर द्विघात समीकरण की बात किया जाए तो द्विघात समीकरण ये रूट में हो गया, नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर इसके बाद में अगर इसका देखेंगे स्क्वायर करके तो पावर 4 हो जाएगा, यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, अगर ये देखना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए द्विघात समीकरण, ये तो एक्स स्क्वायर इसमें से जो है ना, इसमें एक्स स्क्वायर है, तो ये तो है द्विघात समीकरण। इसके बाद इसमें देखेंगे अगर, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें भी इसमें इसको अगर देखेंगे तो इसमें भी एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, हाँ इसमें नहीं आएगा तो आपका डी नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पूछा कौन सा नहीं है, तो डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 25 में, यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो तो पी का मान कितना होगा, यानी कि डी बराबर आपका 0 हो जाता है। डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि पी स्क्वायर इजक्वल टू 4 गुने ए का मान 2 है गुने सी का मान पी, यहाँ पे पी का मान 0 और 8 आएगा, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। आप इधर लेकर और कॉमन ले सकते हैं। 26 में, यदि समीकरण इतना है तो उसके मूल वास्तविक नहीं हो तो के का मान कितना होगा। अगर मूल वास्तविक नहीं है तो इसका मान होगा डी को <0 होगा, डी का मान लिखेंगे तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। यदि अल्फा बीटा समीकरण इतना के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान रख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई माइनस बी बाई ये होता है, माइनस बी बाई 3√3 में से √3 घटेगा, 2√3 आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए 28 में, समानांतर श्रेणी के 14वां पद कौन सा होगा, यानी कि 14वां पद के निकालने के a + 13d, यानी कि 3 + 13 गुने डी का मान से कितना है 7 में से 3 घटाइए 4 आ जाएगा, 13 चौका 52 52 और 3 52 55 आ जाएगा, आंसर सही है। ठीक है, अगला 29 निम्नलिखित में से समानांतर श्रेणी में है, आपका ए नंबर दिख रहा है कि ये आपको डी हमेशा कांस्टेंट आएगा, तो ये आपका हो जाएगा इसके बाद डिफरेंस। इसके बाद जो है ना 30 में देखिए, इसमें एनवा पद होगा। एनवा पद की अगर बात करते हैं तो एनवा पद आपको जो है ना, इसमें फार्मूला आपका एनवा पद का लिख सकते हैं, टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए का मान 16 है, तो 16 एन माइनस 1 16 + n माइनस 1 इंटू डी रखेंगे तो डी का मान -6 है। ठीक है, तो -6 है, इसलिए आपका -6 है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा कि यही आ जाएगा बी, इसमें आपका आंसर आ जाएगा बी, आप देख सकते हैं सोल्व करके। इसके बाद 31 में है, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो सार्व अंतर कितना होगा। अगर सामान्य पद इतना है तो सार्व अंतर देखेंगे तो यहाँ पे जो कॉन्स्ट एन का बगल में होता है कोफिशिएंट -2 ही हो जाता है। अगर देख सकते हैं n बराबर 1 पुट करेंगे तो आपका n बराबर 1 पुट करेंगे तो 11 आ जाएगा, n बराबर जब 2 पुट करेंगे तो आपका इसमें आ जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगला पद तो 9 है तो 2 घटाएंगे -2, इसमें आंसर आएगा डी आंसर आएगा, ये वाला नहीं होगा। अगला 72 में देखेंगे, यदि समानांतर श्रेणी का 0 कौन सा पद है तो इसमें जो है आप सोल्व करेंगे तो इसमें आपका 22वां होगा। ठीक है, आपको डी की जगह पे -6 रखना है, इस बच्चे ने गलत कर दिया है, -6 नहीं +6 रखा है। ठीक है, डी की जगह पे -6 रखना है, ए की जगह पे 126 रखना है, 126 + n-1 इंटू डी का मान -6 रखना है। आप जब यहाँ पे रखेंगे तो आपका 22वां पद यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, जीरो को जब बराबर करेंगे तब। 33 में है, यदि समकोण का इतना है तो इसमें जो है ना 5 है, अगर 13 दिया है तो साइन सी का मान होता है, ये सही है, आप ट्रायंगल बना सकते हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा 33 में। 34 में देखेंगे कॉस थीटा का मान अगर पी है तो टेन थीटा का मान कितना होता है। टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, साइन थीटा का मान 1 - p² हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा ए, सही है।
35 में देखेंगे 1/sin थीटा बराबर cosec थीटा होता है, ये आप सब जानते हैं। अगला 36 में साइन बी इंटू कॉस बी, साइन सेक बी इंटू कॉस सेक, तो ये भी 1 हो जाएगा। सेक कॉस उल्टा हो जाता है, तो इसमें आपका एक आंसर डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कॉट थीटा का मान 1/√3 है, तो 60 डिग्री मान लीजिए 60 होगा, तो सेक 60 का मान होता है 2। ठीक है, तो ये सही है। इसके बाद अगर 38 में देखेंगे तो ए बराबर 45 है, तो ए बराबर 45, तो साइन ए और कॉस ए का मान जब निकालने जाएंगे 1/√2 1/√2 जब ऐड करेंगे तो √2 आंसर हो जाएगा, ये सी नहीं होगा, ए नंबर आंसर आएगा। इसके बाद 39 में 2 साइन अल्फ़ा का मान 2 देखेंगे तो अल्फ़ा का मान 1 हो, अल्फ़ा का मान अगर जो लिखेंगे तो 90 डिग्री आपका इसमें आ जाएगा, ये सही है। 90 में tan 21 बराबर इतना देखेंगे तो इसका आपका 1 आंसर हो जाएगा, सही है, क्योंकि आप कॉट को बदल सकते हैं, कॉट tan 21 हो जाएगा वही। ठीक है, अगला देखिए, यदि यदि ये दोनों पूरक कोण है, ये क्वेश्चन ऐसे गलत माना जाएगा क्योंकि ये दो इसमें आंसर आ रहा है, इसलिए आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आप ए लेके चलिए, आपका बी आंसर भी हो सकता है। ठीक है, बी आंसर भी हो सकता है। ऐसे आपको पूरक कोण कहा गया है तो अधिकांश होने की चांसेस अधिकांश है। अगर 45 रखते हैं थीटा और फाई का तो ये भी हो जाएगा, लेकिन ये भी बराबर है तो ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए अगर आप देखेंगे तो इसलिए ये वाला जो है ना, अगर tan 45 का मान यहाँ tan फाई 45 रखेंगे तो दोनों हो जाएगा सही। इसलिए आपका जो है, अगर कुछ भी रखते दूसरा कुछ रखते हैं तो आपका अधिकांश ए मान के चलिए, लेकिन आपका ए और बी हमेशा सही होगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन जो है ना गलत माना जाएगा। इसके बाद 42 का देखेंगे, साइन स्क्वायर 75 और साइन स्क्वायर 15 का मान देखेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, ये जानते हैं। साइन 15 को चेंज कर लीजिए कॉस में। अगला है इसके बाद 1 + tan स्क्वायर थीटा जानबे करते होंगे सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा आपका बी हो जाएगा। 2 × sin स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा जो है इसका 1 हो जाता है, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर 45 का देखेंगे, 45 में 2 cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा देखेंगे तो 1 होता है, तो इसमें 5 आप कॉमन लीजिए, 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला 46 में अगर 3 अल्फा बराबर इतना है तो अल्फा बराबर यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा, कॉस अल्फा का मान 1/2 हो जाएगा, ये भी सही है। इसके बाद 47 में देखेंगे अगर ए साइन के मान निकालेंगे तो साइन थीटा का मान जो होगा 1/b होगा, साइन थीटा का मान कॉस थीटा का मान साइन थीटा का मान 1/a होगा, कॉस थीटा का मान 1/b होगा। अगर आप tan थीटा का मान रखने जाएंगे तो ये आपका b/a आंसर हो जाएगा, b आंसर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला 48 में 1/√3 किसका मान है, तो ये देखेंगे तो tan 30 का मान है, ये सही है। 49 देखेंगे, 49 में सेक थीटा प्लस tan थीटा = x है, तो tan थीटा जो आएगा आपका क्या आएगा, देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो इसी तरह लिख सकते हैं आप सेक थीटा माइनस tan थीटा = आपका 1/x लिख सकते हैं। इसमें जब लिखेंगे तो नीचे 2x आएगा, ऊपर x² -1 आएगा। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी। आप इसे सोल्व कर सकते हैं क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहीं से इस फार्मूला आता है, ये आपको बताया भी गया होगा क्लास में। 50 नंबर में देखेंगे तो आपका tan स्क्वायर 5 + 1 + tan स्क्वायर 5, 1 + tan स्क्वायर ही हो जाएगा आपका सेक tan का जो है tan का सेक हो जाता है, सेक ऊपर जाएगा तो कॉस हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1। इसके बाद 51 का देखेंगे, साइन 30 / cos 30, अगर ये देखेंगे तो ये आपका cot 30 का भी होता है cos 30/sin 30, तो ये आपका कट के 1 हो जाएगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। अगला 52 का देखिए, 1 - tan स्क्वायर थीटा ऊपर ही जब 0 है तो 0 ही हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, बिंदु इतना कौन सी पाद में है, प्रथम पाद में, ये सभी जानते होंगे। अगला 54 का जो है, अगर देखेंगे tan 45 और tan 60 का रेशियो देखेंगे तो tan 45 का 1/√2 होता है, जबकि tan 60 का √3 होता है। tan 45 का 1 होता है और tan 60 का √3 होता है, तो आपका सी नंबर आंसर सही है। एक्स अक्ष पर किस स्थिति किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, एक्स अक्ष पे देखेंगे तो x 0 होगा। अगर अगला देखते हैं, अगला है एक क्षण की लंबाई उनकी छाया का इतना अनुपात है, तो अगर देखेंगे इसमें छाया अगर √3 है, ठीक है, अगर √3 है, ये 1 है, तो यहाँ पे थीटा जो आएगा 30 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद 57 का देखेंगे तो अगर इतना है तो माइनस रहे या प्लस रहे, आपका आंसर ये होगा पॉजिटिव वाला, √x² + y² मूल बिंदु से। इसके बाद इसके बीच का दूरी देखेंगे तो 8 और 5 का, यानी कि 3 का देखेंगे तो 9 होगा, प्लस 7 और 11 का 4 है, 16 हो जाएगा। 5 आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अगला देखेंगे
59 में अगर y बराबर 4 है तो निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु से होकर गुजरेगी। 4 बराबर है तो y बराबर 4 देखिए बी में आंसर है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। 60 में मूल बिंदु का निर्देशांक आप सभी जानते होंगे 0 0 होता है। अगला काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया है y में, देखिए इसमें देखेंगे अगर 61 का वाई एक्स पर सभी बिंदुओं को भुज क्या होता है। भुज का मतलब होता है अबसीसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई एक्स पे 0 होता है। दोस्तों अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें कि बाकी सभी बच्चे मिला सके जल्दी से जल्दी, अपना टाइम नहीं वेस्ट करते हुए कम टाइम में मिला सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कम से कम अपने जितनी भी ग्रुप है उसमें शेयर कर सकते हैं, सभी बच्चों को हेल्प हो जाए। ठीक है, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समानांतर श्रेणी में 0 1/8 अगर 4 अंतर देखेंगे तो इसको 1/4 अगर आप कंफ्यूज कर रहा होगा तो इसमें आप कर सकते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2/8 होगा, 3/8 4/8 1/8 होगा, आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर सही है। इसके बाद यदि समानांतर श्रेणी में इतना पद है, प्रथम पद कौन सा होगा, तो प्रथम पद अगर n बराबर 1 रख के देखेंगे तो आपका जो है n बराबर 1 रख के देखेंगे -2 आ जाएगा आंसर। इसके बाद 64 में देखेंगे इतना इतना बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु देखेंगे, मध्य बिंदु को दोनों के यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जोड़िए और 2 से भाग कीजिए तो -6 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ये सही है आपका आंसर। अगला है 65 में इतना का देखेंगे अगर कोऑर्डिनेट देखेंगे तो सेंट्रॉइड का यानी कि केंद्रक का देखेंगे तो आपका बटे में 3 होगा, आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला 66 में देखेंगे इसका सरेख बिंदु है, अगर सरेख बिंदु का बहुत सारे तरीका है। इसका ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा, वहाँ से भी आप ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा कर सकते हैं। तो आपका देखेंगे आप यहाँ पे k = 0 आ जाएगा। ठीक है, या दूसरा भी कर सकते हैं कि इसमें डिस्टेंस अगर मान लीजिए इसमें p है, इसमें q है और q है और r है, तो आप ये कर सकते हैं PQ प्लस डिस्टेंस प्लस फॉर्मूला से और QR = हो जाएगा PR। ठीक है, PR, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। इसके बाद 67 में त्रिभुज इतना को परिमाप क्या होगा। अगर परिमाप इसमें देखेंगे तो इसमें बहुत सिंपल परिमाप है। देखिए इस तरीके से आपका इस तरीके से बनेगा, तो आपका देखिए 0 4 तो यानी कि 4, ये डिस्टेंस 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो 5 होगा, 4 3 5 7 5 12 आपका आंसर हो जाएगा इसमें, तो 12 आंसर आएगा। अगला देख सकते हैं 68 में इतना का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, तो इसमें जो क्षेत्रफल आएगा ये आपका 12 आंसर आ जाएगा, आप निकाल सकते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के। अगला है 69 त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, ये सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये 180 होता है। 70 में अगर ये आप देखेंगे इसमें 40 डिग्री है, तो कोई भी त्रिभुज अगर बनाते हैं तो अगर इसमें 2 भुजा बराबर दे देता है तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अपोजिट साइड के सामने जो है अगर इक्वल साइड है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, ये आपका 40 आंसर हो जाएगा। अगला है 71 अगर क्षेत्रफल का ये दिया हुआ है, इसमें एक कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, एक डाटा का आपका कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर देखेंगे दो त्रिभुज बनाकर, ठीक है, तो इसमें आपको जो है ABC, इसमें है P Q और R। देखिए इसमें आपका 20, इसमें AB दिया हुआ है, तो AB दिया हुआ है, AB का कोई मतलब नहीं है। BC आपका 15 दिया हुआ है, इसका काम आ जाएगा BC 15। इसके बाद PR पूछा गया तो हमको इससे मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ कर सकते हैं ना, इसका भुजा का स्क्वायर 15 का स्क्वायर बटे में QR चाहे PR जो भी पूछ रहा है, यहाँ देखिए कि PR, तो PR का स्क्वायर यानी कि ये आप जो है ना सॉरी Q से बनाना था, QRP बनाना था, तो आप इसमें कर सकते हैं क्या PR का स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, आप ये कर सकते हैं। एक बार मैं और कर देता हूँ, इसमें हो जाएगा 9/4 तो होगा ही होगा। इसके बाद 9/4 का इसमें जो हो जाएगा 15 का स्क्वायर बटे में PR का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यहाँ से निकाल सकते हैं PR। अगला क्वेश्चन देखिए 72 में देखिएगा त्रिभुज PQR में इतना का स्क्वायर है, तो यहाँ पे Q 90 डिग्री हो जाएगा, आप बना सकते हैं PQR। ठीक है, PQR इसमें जो है ना 90 डिग्री हो जाएगा, तभी तो ये स्क्वायर बोला, ये आपका पाइथागोरस लॉ फॉलो होता है। अगला 73 का देख सकते हैं आप, इसमें जब इसमें देखेंगे सोल्यूशन करेंगे, इसमें आपको दिया गया है, ये आप थेल्स परिमेय पे हैं। ठीक है, ABC तो इतना बटे इतना, यानी कि इसमें D और E कट रहा है, तो AD बटे BD करेंगे, इतना बटे इतना करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर आ जाएगा 4। अगला 74 का देखिए, 74 में अगर इसी तरीके से देखेंगे तो इतना जो है इस तरह दिया गया है, तो इसमें आप कर सकते हैं सेम टू सेम है ये। ठीक है, इस तरीके से D और E इस प्रकार है कि इस प्रकार AC और D को करता है पैरेलल है, तो इस तरीके से हम D ले लेते हैं, इसमें ABC ले लेते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो 4/5 यानी कि हमको लेना क्या है, देखिए हमको AC दिया है, AC मतलब दोनों जोड़ का दिया है, तो हम लिखेंगे 9 बटे में AE निकालना है, तो AE तो ऊपर है, तो इसमें देखेंगे AD ऊपर है यानी कि 4 लिखना पड़ेगा, बराबर
इसमें AC का मान जो है ना, AC का मान 18 दिया है, या बट्टे में जो निकालना है ए, यहाँ से आप करेंगे तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, चौहत्तर चौहत्तर का आपका आंसर आ जाएगा, चौहत्तर का आंसर में ए 8 आ जाएगा, सॉरी चौहत्तर का आंसर में 8 आ जाएगा। आप कर सकते हैं सोल्व। ठीक है, 75 में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई समानांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या ले ली थी, वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखा, तो ये वृत्त है 6 सेंटीमीटर आपका है, तो ये आपका इसके बीच का कितना डिस्टेंस होगा? 12। तो ये आपका सिंपल है। अगला देखिए 76 के देखिए, किसी ब्राहा बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत नहीं होगा, ये गलत है। इसके बाद इसमें मात्र 2 हो सकता है। कैसे? ये वृत्त है, मान लीजिए कोई बाहरी बिंदु है, यहाँ पे मात्र 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं खींचा जा सकता है। 77 में देखेंगे, अगर AOBC अगर ये आपको 130 दे दिया है तो इसका ये 90 होता है, ये 90 होता है, तो ये आपका जो है ना 50 हो जाएगा, यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 78 में देखिए, 78 में देखेंगे तो 78 में ये दिया गया है 50। ठीक है, अगर ये आपको पूरा 50 है तो ये आपका 130 हो जाएगा। 130 है तो देखिए ये दोनों साइड, दोनों रेडियस समान होता है ना, रेडियस समान होता है 130 बल्ला जा 50, तो 25 25 आधा आधा हो जाएगा, आपका बी आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद ब्राहा रूप से स्पर्श करने वाले दो अभिनिष्ट स्पर्श की संख्या कितनी होती है? ब्राहा रूप से अगर स्पर्श करता है यहाँ पे तो एक ये और एक बीच में कटेगा, 3 आपका बिंदु आ सकता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद 80 का देखिए, 80 में दी आकृति में ओ अगर ओ केंद्र है, तो अगर इतना 40 दिया हुआ है अगर, तो ये 40 दिया है, तो ये तीनों में ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये 40 यानी कि 140 होगा, 140 का आधा 70 होगा, यानी कि डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला 81 देखिए, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी है? आप जानते हैं मानक विचलन एक रेंज होता है, ये नहीं होगा। बाकी अगला 82 में देखेंगे, इसका बहुलक कौन सा है? इसका बहुलक 15 है, सबसे ज़्यादा बार जो आता है वो बहुलक कहलाता है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, तो माध्य की बात करें 3 है, आप निकाल सकते हैं औसत। ठीक है, एवरेज। इसके बाद 84 में देखें, प्रेषण इतना का माध्यिका कौन सा है? तो माध्यिका मतलब पहले अरेंज कर लीजिए आप बढ़ते क्रम में, उसमें बीच वाला लिखिए, तो चौथा नंबर आपका आ जाएगा 12 नंबर। ठीक है, इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 85 में माध्यिका, ये फार्मूला दे दिया है, माध्यिका के 3 गुना माध्य के 2 गुना बराबर बहुलक होता है, ये आप जानते हैं। बहुलक बराबर जो होता है, बहुलक बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, बहुलक आ जाएगा। 86 में ए भुजा वाले बहुभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, तो ये आपका साइड स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 87 में देखेंगे, वृत्त की परिधि वर्ग की परिमाप अगर बराबर है, देखिए किसी भी अगर वर्ग का परिमाप और वृत्त का बराबर, जो जितना ज़्यादा गोला होता है ना, उसका एरिया जितना ज़्यादा होता है, हम कह सकते हैं वृत्त का एरिया ज़्यादा है और वर्ग का क्षेत्रफल से। ठीक है, तो आपका जो है ना, ये आपका सी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 87 का सी आ जाएगा। 88 का, यदि किसी घन का प्रत्येक भुजा अगर ये है तो विकर्ण कितना होगा? किसी घन का, अच्छा किसी घन का √3 × a हो जाएगा, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला 89 का, यदि r और h दिया गया है तो किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा, जानते करते हैं 1/3 πr² h होता है। इसके बाद 90 का, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात अगर 4 है, 4 और 25 है, तो इसमें 2 5 इसका साइड आ जाएगा। अब इसके बाद में त्रिज्या का अनुपात कितना होगा? 2 और 5 ही हो जाएगा, तो आपका 2 और 5 आंसर हो जाएगा। इसके बाद 91 का, किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान है, परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान है, तो वृत्त का व्यास कितना होगा? किसी वृत्त का परिधि होता है 2πr, और ये बराबर है किसी वृत्त का क्षेत्रफल का, यानी कि किसी क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का परिमाप, किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिणाम बराबर है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो यहाँ से जो है ना r कट गया, पाई कट गया, r बराबर आपका 2 आ गया है, तो व्यास कितना होगा? ये व्यास होगा 4, यानी कि डी होगा। 91 का डी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखिए 92 का, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होता है? तो गोला के आयतन आप जानते होंगे 4/3 πr², तो इसमें अगर 3 रखेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 में 3 कटेगा तो 9 हो जाएगा, 9 चौका 36 पाई आ जाएगा। अगला देखिए 93 का, यदि वृत्त की परिधि अगर 10 पाई है, तो वृत्त की परिधि जानते हैं 2πr होता है, 2πr = 10 पाई से पाई कटा, r = 2, r = 5 आ जाएगा, तो r यहाँ 5 आएगा, और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 25 पाई हो जाएगा, आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा इसमें।
94 में देखिए किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, इतना इतना, इसके विकर्ण कितना होगा, तो इसको आप स्क्वायर कर सकते हैं। 8 का स्क्वायर 64 आएगा, 5 6 का स्क्वायर 36 आएगा और 5 का स्क्वायर 25 आएगा। ये आपका 125 आ जाएगा। 125 का आपका ए नंबर सही है। इसके बाद अगला 95 में देखेंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है। अर्धवृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 देखिए 16, यहाँ पे देखिएगा अब रख के, तो इसका रख दीजिए 22/7 इंटू 22/7 आर स्क्वायर 16/2 8 होगा। 8 दूनी 16 यानी कि 176, यानी कि डी नंबर सही है। इसका जो आंसर आएगा आपका डी नंबर सही है। इसके बाद 96 का निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की परिक्ता की नहीं हो सकती। परिक्ता की घटना कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 3/2 नहीं हो सकता है। अगला देखिए 97 परिक्ता के न्यूनतम मान क्या होता है। 0 होता है, सभी जानते हैं। मैक्सिमम 1 होता है। 98 में किसी पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की परिक्ता क्या होगी। विषम संख्या 3 होता है। अगर पासा को फेंकते हैं तो 3/6 टोटल 6 होता है। 1/2 हो जाएगा, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। अगला 99 में एक मैच जीतने का परिक्ता अगर 0.7 है तो इसका 0 पॉइंट हारने का 3 होगा, यानी कि पॉइंट उड़ाएंगे। 3/10 आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला देखेंगे 100 अच्छी तरीके से फेंटी गई ताश की गड्डी में अगर जो है ना यादृच्छिक रूप से अगर आप इसका रंग एक काले रंग का देखिए, इसके काले रंग का बच्चा क्या होगा। काला रंग के 2 बच्चा होता है, तो 2 बटे आपका जो है ना 52 आंसर आएगा, यानी कि 1/26 आंसर आ जाएगा। सी नंबर आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं कोशिश किया हूँ कि बहुत फास्ट और अच्छे तरीके से आपको सलूशन करा दिया जाए, और अब सभी दोस्तों मिला लीजिए और आप ज़रूर कमेंट करिए कि कितना आपका नंबर आया है, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। कम से कम वो भी आप मिला ले और वो भी जो है ना कमेंट करे, क्योंकि इतना मुझे पता चले कम से कम कि जो है ना मेरा मेहनत कम से कम आप लोग के लिए सार्थक है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए आप मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक कि आप ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।